बहुत इंतज़ार हो रहा है सभी लोगों का कि कब आएगा मॉडल सेट 2 बिज़नेस इकोनॉमिक्स का। तो जो लोग बीकॉम सेमेस्टर 3 में हैं और विनोबा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए जो मॉडल पेपर 2 है बिज़नेस इकोनॉमिक्स का, ये रहा आपके सामने। और हम लोग मॉडल पेपर 2 लेकर आ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, मॉडल पेपर 1 लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करें कि सर 2 कब आ रहा है, 2 कब आ रहा है। तो बस आपके सब्र की घड़ी हुई ख़त्म और आ गया मॉडल सेट 2। और अब शुरू करते हैं हम लोग मॉडल सेट 2 में। क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको मालूम है। देखिए, क्वेश्चन जो 1 वाला है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो था, उसमें कम क्वेश्चन डाले गए हैं, लेकिन आगे जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। क्योंकि मेरा प्रयास था कि आप तक क्वेश्चन और आंसर जितना हो सका है उतना तक पहुँचे, क्योंकि एग्जामिनेशन कल ही है। और आज से कल के बीच में धूम मचा के देखिए, खूब देखिए इस वीडियो को, जितना अच्छा से देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर ये फर्स्ट मॉडल पेपर, सेकंड मॉडल पेपर आप देखेंगे तो आपको लिखने भर क्वेश्चन आ जाएगा। ये हम लोगों का प्रयास रहा है, इसलिए क्वेश्चन को सेलेक्ट करके डालें। काफ़ी व्यस्त भी चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का अपना स्टडी मटेरियल बन रहा है। और सारे बैच, चूँकि पीजीटी हो गए, चाहे नेट जेआरएफ हो गया, चाहे टीजीटी हो गया, टीचर के लिए जितने भी बैचेज हैं, सारे बैच चल रहे हैं। और सबके स्टडी मटेरियल तैयार करने में थोड़ा समय लग गया, इसके कारण माफ़ी चाहते हैं कि आपका ये जो मॉडल सेट 2 है थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है 5 वाक्यों में उत्तर देना है 5 में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ थोड़ा, ये जो आपके पास मॉडल पेपर है वो ज़्यादातर हिंदी में है और इंग्लिश वाले, चूँकि इसका इंग्लिश नहीं कर पाए हम लोग, तो हिंदी में है तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देंगे आपको। आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो बोलता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र और परंपरागत अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, यानी पुराना ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। मीन्स बोलता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ट्रेडिशनल मतलब पुराना इकोनॉमिक्स, बिजनेस मतलब आज के समय का इकोनॉमिक्स। तो बोलता है कि हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, तो बोलता है कि ये पुराना होगा और ये मॉडर्न होगा। बोलता है कि इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट विच इमर्ज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू हुआ है, और ये तो जब से दुनिया चल रही तब से इकोनॉमिक्स है। तो दुनिया में बहुत पहले से जो इकोनॉमिक्स चल रहा था उसको बोलते थे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो इकोनॉमिक्स शुरू हुआ उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके नीचे लिखा है नेचर क्या होगा। तो बोलता है इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों इंक्लूड होंगे। इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों इंक्लूड होंगे, लेकिन इसके अंदर माइक्रो ही सबसे ज़्यादा होगा। इसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा माइक्रो पढ़ना है, इसलिए आप लोगों को भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन माइक्रो से पूछा गया है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में केवल माइक्रो का कंटेंट सबसे ज़्यादा है, मैक्रो नहीं आता है। याद रखिएगा, 2 डिफरेंस से समझ में आ गया। कुछ भी पूछ दे 20 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे, लिख सकते हैं कि पुराना जो इकोनॉमिक्स था उसमें माइक्रो मैक्रो दोनों को शामिल करते हैं, और आज का जो इकोनॉमिक्स है जिसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं वो केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स को शामिल करता है, मैक्रो को शामिल नहीं करता। इसका क्षेत्र बोल रहा है, तो बोलता है इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड। इसका क्षेत्र ज़्यादा ना हो गया, क्योंकि माइक्रो भी है मैक्रो भी है, और इसका क्षेत्र तो कम होगा, नैरो होगा, क्योंकि इसके अंदर केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित होता है और इसका क्षेत्र व्यापक होता है। यानी पुराना जो इकोनॉमिक्स है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो भी है, उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। तो दोनों इकोनॉमिक्स होने के कारण उसका एरिया बड़ा होगा। और इसके अंदर केवल मैक्रो है, तो केवल अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो इसका एरिया थोड़ा लिमिटेड होता है, कम होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ लिखा है, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए उनको एप्लीकेशन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वो इसको घर में बैठ के अपने कॉपी में लिखेंगे तो आसानी से उनके पास आंसर आ जाएगा। बोलता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सारे लोग जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अगर एक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, एक व्यक्ति का डिमांड का, एक मार्केट का, एक बिजनेस का, एक कंपनी का, बोलता है अगर एक का स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो होगा, और अगर संपूर्ण का स्टडी कर रहे हैं तो उसको मैक्रो बोलते हैं। तो माइक्रो का मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, और मैक्रो का मतलब स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट, संपूर्ण का। और उसके नीचे लिखा है स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय में क्या अंतर है, ये बताइए। कैसे आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे, एक फिक्स एक्सपेंसेस क्या है और वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है, ये समझा देते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, याद कीजिए, ये आपको मिलेगा कोस्ट वाले चैप्टर में, कि स्थिर व्यय क्या होता है, फिक्स एक्सपेंसेस क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लागत, जो कॉस्ट किसी वस्तु के उत्पादन के बढ़ने के या घटने से कुछ नहीं चेंज होता है। फिर से समझिएगा, ऐसा लागत जो किसी सामान के अधिक उत्पादन करने से या कम उत्पादन करने से कम या अधिक नहीं होता है, ऐसे लागत को बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे बताइए, हम यहाँ ज़्यादा बैच पढ़ाएंगे अपने यहाँ ट्यूशन में, या कम बैच पढ़ाएंगे, रेट तो मेरा फिक्स है ना, हम उतना ही रेंट देंगे। तो ऐसे खर्चे जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं,
प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो भी उतना ही लगेगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो भी उतना ही लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भी उतना ही लगेगा। ऐसे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जब प्रोडक्शन आप ज़्यादा करेंगे तो खर्च ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कम करेंगे तो खर्च कम होगा, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो खर्च नहीं होगा। जैसे अगर कोई होटल वाला मिठाई बना रहा है ना, तो होटल का रेंट उसका फिक्स है, चाहे मिठाई 1 पीस बना, 1000 पीस बना, 2000 पीस बना, फिक्स है। उसके बाद स्टाफ का सैलरी फिक्स है। लेकिन बताइए अगर मिठाई बनाएगा तो जो दूध है, चीनी है, वो ज़्यादा मिठाई बनेगा तो ज़्यादा लगेगा, कम मिठाई बनेगा तो कम लगेगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है दूध चीनी उसका, लेकिन उसका सैलरी और रेंट उसका फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट उत्पादन के बढ़ने और घटने से अप्रभावित होता है, अनअफेक्टेड होता है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है उत्पादन के बढ़ने और घटने से प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। ये यहाँ लिखा हुआ है। बोलता है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ये तो पिछले भी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, और कैसे उत्पादन, क्या कैसे और किसके लिए, क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। 3 समस्या अर्थव्यवस्था की कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो तीनों के बारे में हम लोग पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं। बोलता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हम कच्चा माल डाल रहे हैं और वो प्रोसेसिंग होकर तैयार माल में निकल रहा है। तो बोलता है कि जो हम कच्चा माल डालते हैं और वहाँ से तैयार माल बनने, यानी कच्चा माल डालने और तैयार माल निकलने के बीच में जितना भी काम हो रहा है वो सब प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई गया इधर से सामान डाला और मशीन से उधर बन के निकल गया, ऐसा नहीं, प्रोसेसिंग होता है, समय लगता है उसमें। तो बोलता है अगर आप इनपुट लगा रहे हैं, इनपुट मतलब कच्चा माल लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, मटेरियल लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और अगर वो बन के कोई सामान तैयार हो रहा है तो उस बीच में जितना भी काम हो रहा है सारा काम कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। यानी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन होगा वो फंक्शनल रिलेशन कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। आगे बोलता है फर्म्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बोलता है एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वह अपने वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट होती है। यानी अगर कोई फर्म अपना जितना प्रोडक्शन कर रही है वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल तक होगा, अगर वो अपने प्रोडक्शन से सेटिस्फाई होती, खुश होती है, तो ये माना जाता है कि फर्म जो है वो संतुलन की स्थिति में। क्योंकि संतुलन की स्थिति होने का मतलब है कि एक फर्म अपने उत्पादन में उतना स्तर तक पहुँच चुकी है जितना उसको ज़रूरत है। और लिखा है एकाधिकार की उत्पत्ति के कारण बताइए एकाधिकार मार्केट क्या होता है। ऐसा बाज़ार जहाँ पे ए सिंगल सेलर होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा, एक विक्रेता होगा और बहुत अधिक क्रेता होंगे, ऐसे बाज़ार को एकाधिकार बाज़ार बोलते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, इसका कारण क्या है, कैसे क्रिएट हो जाता है एकाधिकार। तो पहला कारण हो सकता है कच्चे माल का विकेंद्रीकरण। जैसे झारखंड के पास कोयला है तो अधिकार है, हम देंगे, नहीं देंगे तो भैया आपको झुकना पड़ेगा। सऊदी अरबिया के पास तेल है तो एकाधिकार है, अकेला राज करता है। कानूनी अधिकार, अगर लीगल राइट मेरे पास है तो हम ही ना करेंगे, गाँव में कैसे होता है। हम आधार कार्ड में नाम चेंज करना हो और हमारे पास ही पावर है पूरे एरिया में, तो जितना रेट लेंगे, गाली भले दोगे लेकिन कराना तो पड़ेगा। तो लीगल राइट के कारण ये सारे काम हैं, ये सारे कारण हैं जिसके कारण एकाधिकार जन्म ले सकता है। व्यापारिक नाम, किसी के पास ब्रांड है, उसी के पास सामान लोग खरीद रहा है, तो ब्रांड के कारण भी मार्केट में मोनोपोली बन जाता है। जैसे आज कॉमर्स वर्ल्ड का एक ब्रांड है। पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए। गिव द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। बहुत अधिक खरीदने वाले और बहुत अधिक बेचने वाले अगर किसी मार्केट में होते हैं तो उस मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन था। अब लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है मांग क्या है और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो मांग का मतलब यहाँ लिखा है मांग का जन्म इच्छा से होता है, इच्छा आवश्यकता में बदलती है, और आवश्यकता क्या होता है, मांग का जन्म इच्छा से, इच्छा आवश्यकता में बदलती है, और आवश्यकता जो है वो क्या करता है, डिमांड क्रिएट करवाता है। यानी सबसे पहले होना चाहिए डिजायर, डिजायर आ जाता है नेसेसिटी में, एकदम आवश्यकता है, और नेसेसिटी कन्वर्ट हो जाता है डिमांड में। इच्छा होना किसी चीज़ का डिमांड नहीं होता है, किसी चीज़ का इच्छा होना डिमांड नहीं होता है। हमको इच्छा है कि हम भी मर्सिडीज खरीदे, लेकिन औकात नहीं है, तो डिमांड कहाँ से होगा। तो डिमांड क्रिएट होने के लिए पहला होगा इच्छा, उस इच्छा को पूरा करने का साधन यानी पैसा। तीसरा जो लिखा है वो क्या है, आवश्यकता। जिस दिन पैसा भी किसी के पास है, इच्छा भी है, गाड़ी खरीदना है, पैसा भी है, लेकिन आवश्यकता नहीं तो नहीं खरीदता, लेकिन आवश्यकता अगर हो जाएगा तब खरीदेगा। यानी डिमांड करने के लिए इच्छा भी होना चाहिए, उस इच्छा को पूरा करने का साधन भी होना चाहिए, और खर्च भी करने की तत्परता होनी चाहिए। यानी उसके लिए आवश्यकता होनी चाहिए कि इसके बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो खरीद लेगा वो। आगे लिखा है मांग को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर हैं। तो देखो हम लोग शॉर्ट में सिर्फ लिख दिया, आप लोग को पूरा जानते हैं, सब लोग पढ़े हुए हैं, तो डिटेल में लिख सकते हैं, क्लास 12th में भी पढ़े थे।
वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकता, कीमत परिवर्तन की संभावनाएं, जनसंख्या का आकार और रचना और आय का वितरण। ये सारे फैक्टर्स हैं जो मांग को प्रभावित कर सकते हैं। इसको आपको डिटेल में लिखना है। आपके पास बुक है 12th का, वहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे अभी आप पढ़े हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है बताइए। तो अभी हम लोग डिटेल कर चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बताइए? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये बोलता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट। माइक्रो के बिना मैक्रो पॉसिबल नहीं है, माइक्रो के बिना मैक्रो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैक्रो हटा दें तो माइक्रो के लिए मैक्रो का कोई ज़रूरत नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का ज़रूरत है। तो एक एक करके डिफरेंसेस आपके पास दिए हुए हिंदी में, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोलता है इसका महत्व आजकल कम है, माइक्रो का महत्व कम है और मैक्रो का महत्व बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सरकार का इनकम, नेशनल इनकम, मनी इन बैंकिंग सब इसमें पढ़ना है। यह कीमत विश्लेषण से संबंधित है और यह आय विश्लेषण से, यानी इसमें कीमत के बारे में ज़्यादा पढ़ना है और इसमें इनकम के बारे में पढ़ना है। इसका विश्लेषण आसान होता है और इसका विश्लेषण जटिल होता है, टफ होता है। इसका आसानी से समझ नहीं आता है और आप इसमें तुरंत समझ जाएंगे। आगे लिखा है समाधान और नीति। तो बोलते हैं यह व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करता है और नीति प्रस्तुत करता है एक व्यक्ति का, और ये पूरी अर्थव्यवस्था के समस्याओं का समाधान करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी अर्थव्यवस्था के समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। इसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है और इसका क्षेत्र जो है असीमित होता है, क्योंकि लंबे समय तक जाएगा। ये पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करता है, तो क्षेत्र इसका व्यापक होता है, बड़ा होता है। तो जो हम लोगों को यहाँ माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस को देखना है। आपके पास इंग्लिश में भी होगा तो बुक से आप जाके लिख सकते हैं। क्वेश्चन तो आपके पास अवेलेबल हो गया कम से कम। उत्पादन लागत क्या है और इसकी अवधारणा को समझाइए। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और इसके कॉन्सेप्ट को बताइए। तो बोलता है प्रत्येक फर्म या उत्पादक को उत्पादन करने के लिए विभिन्न उत्पत्ति के साधनों को एकत्र करना पड़ता है। उत्पत्ति के साधन क्या क्या बताइए? उत्पादन करने के लिए क्या क्या लगता है? तो पहला मनी लगता है, मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, मशीन लगता है। ये सबको एक जगह पे करना पड़ता है और ये सब उत्पादन के साधन है। पैसा नहीं रहेगा तो उत्पादन नहीं होगा। अच्छा, पैसा भी है, मशीन भी है, लेकिन लेबर नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा। तो बोलता है उत्पादन के जो 4-5 साधन हैं उनका होना जरूरी है, तभी उत्पादन होगा। मशीन भी चाहिए, मनी भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, मैनेजमेंट भी चाहिए और साहस भी चाहिए, तभी उत्पादन हो पाएगा। उत्पादन लागत को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है मॉनेटरी कॉस्ट, दूसरा होता है एक्चुअल कॉस्ट, तीसरा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको सबसे ज़्यादा मॉनेटरी कॉस्ट देखना है कि पैसे के रूप में क्या क्या लागत है। तो मॉनेटरी कॉस्ट में सबसे पहला है स्पष्ट लागत, एकदम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरा बोलता है सामान्य लाभ और तीसरा होता है अस्पष्ट लागत। देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट मतलब बाजार से नियोजित साधनों की लागत। बाजार से नियोजित मतलब इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा लागत जो बाहर वाले को हम पे करें, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसका इंग्लिश होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हम बाहर वाले को, जैसे मेरे लिए अगर ट्यूशन की लागत निकाला जाए तो हम जो रेंट पे कर रहे हैं वो बाहर वाले को दे रहे हैं, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। बिजली बिल बाहर वाले को दे रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन हम खुद मेहनत कर रहे हैं तो हम भी तो सैलरी ले रहे हैं, तो ये मेरा लागत कौन सा है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जो हम खुद कमाते हैं, खुद मेहनत करते हैं। तो अगर किसी जगह पे कोई बिजनेसमैन खुद मेहनत करता है तो वहाँ भी तो लागत है। मान लीजिए हम खुद काम कर रहे हैं, अगर हम काम नहीं करते तो स्टाफ रखना पड़ता, उसको पेमेंट देना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में अगर हम खुद काम कर रहे हैं तो हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो जो हमारा लागत पड़ेगा, यानी स्वयं का लागत पड़ेगा, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, अस्पष्ट लागत। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो हमको खुद पर पड़ता है। बताइए होटल का मालिक अपने नहीं रख के अगर स्टाफ रखता तो पैसा देता ना स्टाफ को, लेकिन स्टाफ नहीं रख के वो खुद काम करता है, तो उसको जो पैसा मिलना चाहिए उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, आंतरिक लागत। और जो बाहर वाले को पैसा देता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि आप आउटसाइडर को पेमेंट करें, इसका मतलब है आप इनसाइडर को पेमेंट करें। कहीं कोई दिक्कत है? तो 2 तरह के लागत होते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक ऐसा पैसा जो हम दूसरे पार्टी को देते हैं और एक ऐसा पैसा जो हमको खुद को मिलता है। तो ये 2 तरह के कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। 5वां, रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या समस्या है? वैसे याद रखना है रेंट थ्योरम के लिए सबसे मेन जो है वो रिकॉर्डो ही है, रिकार्डो का ही सबसे मेन रेंट थ्योरम है, लेकिन इसकी आलोचना की गई है। बोले बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं इसका रेंट थ्योरम ठीक नहीं है। तो क्या आलोचना है ये पूछेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला बोलता है भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्ति। क्या लगता है भूमि में अविनाशी शक्ति होती है? यानी आप एक भूमि के बारे में अगर देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एक ज़मीन ज़्यादा उत्पादन कर सकती है, ऐसा नहीं है, अविनाशी होती है। कोई दिक्कत है? दूसरा क्या है? कृषि का ऐतिहासिक क्रम गलत है, जो हम लोगों का सीक्वेंस है वो गलत है। ये बोलते हैं कि नहीं कि कृषि का ऐतिहासिक क्रम होना चाहिए, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे ही उत्पादन होते रहना चाहिए। बोलता है गलत बात है। एक ही खेत में हमारे आज भी गांव में ऐतिहासिक लागत होता है, मालूम है कि नहीं? ऐतिहासिक क्रम होता है।
कि पहले उसमें धान लगेगा, धान के बाद मसूर लगेगा, मसूर के बाद फिर धान लगेगा, फिर धान के बाद मसूर लगेगा। यही ऐतिहासिक क्रम है, चलता रहता है, हम बदलते नहीं। इससे क्या होगा कि उस मिट्टी का उत्पादन क्षमता खत्म हो जाता है। ये बोलता है गलत बात है। आगे बोलता है सीमांत और लगानहीन भूमि की कल्पना गलत है। आप ये सोच रहे हैं कि कोई आदमी लगानहीन भूमि है कि जिस पर लगान ही देना नहीं है, तो इसी की कल्पना करना भी गलत होगा। ये कल्पना की है कि लगानहीन भूमि होनी चाहिए, बोलता है वो भी गलत है। संभव ही नहीं कि लगान नहीं दीजिएगा। आप लगान नहीं दीजिएगा, सरकार के पास आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो कोई भी छीन लेगा, तो क्या कीजिएगा आप अगर लगान नहीं देते हैं तो सरकार के पास आपकी ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई भी मार के छीन लेगा आपसे ज़मीन, और क्या कर लीजिएगा, आपके पास पेपर होना चाहिए। तो लगान नेसेसरी है। बोलता है पूर्ण प्रतियोगिता और दीर्घकाल की मान्यताएँ इसकी गलत है, यानी रिकॉर्डो जो पूर्ण प्रतियोगिता और दीर्घकाल की मान्यता दे रहा है वो भी गलत है। लगान भूमि की मात्रा सीमित होने का परिणाम है, ना कि उर्वरता का। रेंट जो है वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आपके पास कितनी ज़मीनें हैं, कितना उत्पादन होगा उससे मतलब नहीं। ज़मीन में उत्पादन हो या ना हो, लगान तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, 2 खेत है, एक आदमी का, मेरा दोस्त का खेत है, उसके यहाँ खूब फसल अच्छा हुआ, अब मेरे खेत में फसल कम हुआ, लेकिन दोनों का खेत एक ही जगह पे है, तो लगान अलग अलग लगेगा या एक ही जैसा लगेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि एक ही लगेगा। प्रोडक्शन के आधार पर, यानी उत्पादन के आधार पर लगान नहीं लगता भैया कि आपके यहाँ क्या खेती हुई। मेरा खेत में कुछ भी नहीं होता तो भी रेंट देना पड़ता है, तभी लगान देना पड़ता है। सरकार बोलती है भैया ज़मीन है ना तो टैक्स बराबर देना पड़ेगा, वो भी बात इनका गलत है। लगान केवल भूमि की विशेषता नहीं है, रेंट को आप भूमि का एक विशेषता मानोगे, गलत बात है। लगान के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं रेंट थ्योरम का। उत्पत्ति ह्रास नियम को रोका जा सकता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। लगान अल्पकाल में भी उत्पन्न होता है, रेंट जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है। श्रम और पूंजी के एकल स्वरूप साधन नहीं है। और लास्ट लिखता है लगान कीमत निर्धारण नहीं करता, रेंट से कभी भी प्राइस डिटरमाइन नहीं हो सकता है, ये इनका कहना है। तो ये सारी कमियां हैं, सारी इनकी समस्याएं हैं जो आपको लिखना है। बोलता है वास्तविक मजदूरी के निर्धारण तत्व का वर्णन करें। कौन सा ऐसा तत्व है जो वास्तविक मजदूरी का निर्धारण करता है? तो देखिए ये सारे तत्व आपके पास है, वास्तविक मजदूरी का निर्धारण करने वाले तत्व हैं। तो सारे तत्व के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। देखिए आपको हम आज जो पर्पस है हमारा वो सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करना है कि क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएगा। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे और इसका आंसर वैसे मैं करके दे दिया हूँ, टॉपिक वाइज पॉइंट आउट करके। अगर आप इसका आंसर और डिटेल में लिख पाएंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो एक क्वेश्चन आपको सकता है वास्तविक मजदूरी के निर्धारण के कौन कौन से तत्व हैं। और एक और क्वेश्चन है आर्थिक लगान और ठेका लगान में क्या अंतर है, बताइए। आर्थिक लगान किसे कहते हैं और ठेका लगान किसे कहते हैं? लगान में ही ये चैप्टर है। बोलता है यह भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है आर्थिक लगान, और यह भूमि की सीमितता के कारण उत्पन्न होती है ठेका लगान। जब भूमि सीमित होगी तो क्या होगा, अगर सीमित होगी तो लोग ठेका लगान दे देता है कि भैया तुम्हारे पास ज़मीन सीमित है तो तुम इतने लगान दो, इतने रेंट दो, ये होता था ठेका लगान। और आर्थिक लगान में बोलता था कि जितना तुम्हारा भूमि में प्रोडक्शन होगा उसके आधार पर हम टैक्स लेंगे। यानी अंग्रेज़ 2 तरह का लगान लेते थे, रेंट लेते थे। पहला बोलता था कि उत्पादन क्षमता के आधार पर टैक्स लेंगे, जितना कम उत्पादन होगा उसके आधार पर टैक्स लेंगे। और कुछ जगह पे बोलता था तुम्हारा भूमि सीमित है ना, इसलिए चलो ठेका लगान दे दो, अब तुम्हारा उत्पादन ही कम होगा तो ठेका में लगान दे दो। तो 2 तरह का होता था, ठेका लगान और आर्थिक लगान। आर्थिक लगान अंग्रेज़ शुरू किया, ठीक है, कि ऐसा होगा हम, और जितना तुम्हारा प्रोडक्शन होगा उस आधार पर देंगे। लेकिन ज़्यादातर अभी भी रेंट अगर जो लग रहा है वो ठेका लगान पर होता है कि भैया तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, इतना आपको रेंट देना पड़ेगा, इतना लगान आपको पे करना पड़ेगा। जो डिफरेंसेस आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ठेका लगान और आर्थिक लगान में क्या अंतर है, इसको आराम से लिखिएगा। इंग्लिश वाले भी ढूंढ के लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट रेंट और इकोनॉमिक रेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत शॉर्ट में आज हम लोग वीडियो बनाए। ये हो गया आपका कंप्लीट। बहुत शॉर्ट में हम लोग आज वीडियो बनाए, सिर्फ पर्पस ये था कि आप तक क्वेश्चन पहुंच जाए कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा देखेंगे तो फ़ायदा होगा आपको, जैसा कि HRM और बाकी सब्जेक्ट में फ़ायदा हुआ है इसमें भी उसका फ़ायदा मिलेगा।